सो ये वीडियो थोड़ा डेलिकेट है और ये मेरा ओपिनियन है फ्रॉम द डेटा बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन. सो नाइदर I can speak on behalf of M3M, neither I can speak on behalf of Noida Authority or UP State Government. So I'm making this video cause I've been promoting M3M projects in Noida और मेरे कहने से हमसे तो काफ़ी लोगों ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी ही M3M के दोनों प्रोजेक्ट्स में नोएडा में, और शायद हमारा देख के हमारी वीडियो से इंस्पायर होके उन्होंने प्रॉपर्टीज़ कहीं और से भी खरीदी हो. सो आई थॉट इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक रिसेंटली आर्टिकल आया उसके बारे में बात करना. सो काफ़ी लोग शायद हमारी वीडियो को देखने के बाद उनको पता चलेगा, और काफ़ी लोगों को पहले से पता होगा कि रिसेंटली में क्या अपडेट, क्या न्यूज़ आई है M3M के नोएडा के प्रोजेक्ट से रिलेटेड. जो उसका आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट आर्टिकल इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उसको पढ़ लीजिएगा एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा है. सो उसमें प्राइमरली ये लिखा है कि यूपी गवर्नमेंट ने M3M के दो प्रोजेक्ट्स, एक M3M कलिनन सेक्टर 94 और एक M3M लाइन सेक्टर 72 नोएडा के लैंड अलॉटमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं. अब अभी तक मेरी नॉलेज में आज तक नोएडा में अथॉरिटी ने या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी डेवलपर के प्रोजेक्ट का अगर लैंड पार्सल कैंसिल किया है तो उन डेवलपर्स ने या तो उस लैंड का पेमेंट नहीं किया है, ड्यूज क्लियर नहीं किए हों, या वो बिल्डर, उसकी कंपनी बैंकरप्सी में चली गई हो, इंसॉल्वेंट हो गई हो, या उसने उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन ना की हो. इन केसेस में, इन स्टेजेस में तो पहले भी ऐसा हुआ है कि नोएडा अथॉरिटी ने लैंड का अलॉटमेंट कैंसिल किया है. लेकिन M3M का एक यूनिक केस दिख रहा है. ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है कि प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन M3M ना कर रहा हो, या लैंड की पेमेंट ना करी हो, या इंसॉल्वेंसी में चला गया हो, या उनका पेरेंट कंपनी या वो सब्सिडरीज जिनके अंडर में इनको ये लैंड अलॉट हुआ है. सो प्राइमरली जो रीज़न लिखा है इस आर्टिकल में लैंड को कैंसिल करने का, वो एक रीज़न ये है कि इनको जो ये ज़मीन मिली वो नॉन कॉम्पिटिटिवनेस के थ्रू मिली, कि कोई और बिडर नहीं था, या 5 लाख रुपए रिजर्व प्राइस से ऊपर इन्होंने बिड किया, इनको ये ज़मीन मिल गई. और दूसरा कहीं पे ये भी मेंशन्ड है अलग आर्टिकल्स में कि जिन सब्सिडरीज को, जिन इंडिविजुअल कंपनीज को ये दोनों लैंड पार्सल्स अलॉट हुए, सेक्टर 94 वाला लैविश बिल्डमार्ट, इनकी कंपनी M3M की एक सब्सिडरी है, और दूसरा स्काईलाइन प्रॉपकॉन जिसके अंडर इनको M3M लाइन सेक्टर 72 वाला लैंड अलॉट हुआ. तो इन इंडिविजुअल कंपनीज का जो एक्सपीरियंस है वो उस काबिल नहीं है कि इनको लैंड अलॉट किया जाए. जैसे मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी से अगर बताऊं, अगर किसी के पास 500 करोड़ रुपए भी रेडी हैं, अगर वो उसका कोई पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो नोएडा अथॉरिटी से कोई ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्लॉट खरीद सकता हो, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता हो. सो नोएडा अथॉरिटी को लैंड जब अलॉट करती है तो जिन कंपनीज को अलॉट करती है उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अलग अलग, कि पास्ट में किसी दूसरी ज़मीन का उनका कोई ड्यू पेंडिंग ना हो, किसी तरह की कोई लिटिगेशन ना हो. इनफैक्ट पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी नोएडा अथॉरिटी देखती है. सो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कि नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से इनको ज़मीन मिली. सो अगर आप बेसिक्स जानते हैं लैंड अलॉटमेंट कैसे होता है, ई ऑक्शन के थ्रू कैसे प्लॉट मिलता है, या इनफैक्ट IPL में भी जो ऑक्शन होता है, तरीका किसी भी ई ऑक्शन का या फिर फिजिकल ऑक्शन का ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है. सो नोएडा अथॉरिटी पहले एक स्कीम लाती है कि ये लैंड पार्सल्स हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग के डेवलपर्स को इनवाइट करती है कि आप इसमें अप्लाई करें, इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करने हैं, इस तरह का आपका पास्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारे क्राइटेरियाज हैं, इस तरह का पेमेंट स्ट्रक्चर है, बिड में बैठने के लिए आपको इतना अमाउंट जमा करना पड़ेगा, बिडिंग का एप्लीकेशन का टाइम इस दौरान से इस डेट तक है, बिडिंग की ये वाली डेट है. सो सारा डेटा आपको नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है. तो जब इस तरह की कोई स्कीम नोएडा अथॉरिटी लाती है, जिन बिल्डर्स का इंटरेस्ट होता है उन पर्टिकुलर लैंड पार्सल्स को खरीदने का, तो वो इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है. इनफैक्ट नोएडा अथॉरिटी का नहीं, जितना भी ई टेंडरिंग का प्रोसेस है, जो ठेके भी मिलते हैं गवर्नमेंट के सड़क बनाने के या XYZ किसी भी तरह के, आजकल सारा ई टेंडरिंग का प्रोसेस ऑनलाइन है. सिमिलरली नोएडा अथॉरिटी का जो ऑक्शन का प्रोसेस है लैंड का, वो भी सारा ऑनलाइन है. एलिजिबल डेवलपर्स अप्लाई करें, एलिजिबल कंपनीज अप्लाई करें और बिड में पार्टिसिपेट करें. जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो ज़मीन मिल जाएगी. और इसी में नोएडा अथॉरिटी एक चीज़ और बोलती है कि अगर किसी लैंड पार्सल के ऑक्शन में मिनिमम 3 बिडर्स नहीं हैं, तो नोएडा अथॉरिटी जो टाइम दिया है एप्लीकेशन का उसको एक्सटेंड भी कर सकती है, उसको रोल ओवर भी कर सकती है,
कि और बिडर्स उसमें अप्लाई करें, और जो लोग इनफैक्ट बिड में पार्टिसिपेट करेंगे, जो रिजर्व प्राइस नोएडा अथॉरिटी ने उस लैंड के लिए, पर्टिकुलर लैंड के लिए रखा होगा, वो किस तरीके से अपना प्राइस बिड को एक्सटेंड करेंगे, उसके भी टर्म्स हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में आईपीएल का ऑक्शन होता है, कोई प्लेयर फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपए के रिजर्व प्राइस पे आता है, अगर उस प्लेयर पे किसी ने भी बिड नहीं करी तो वो प्लेयर अनसोल्ड जाता है। अगर अकेला कोई एक ही टीम उस प्लेयर के लिए आईपीएल में बिड करेगी तो उसको रिजर्व प्राइस यानी कि 25 लाख रुपए में उसको वो प्लेयर मिल जाएगा। और अगर मल्टीपल टीम्स एक प्लेयर के लिए बिड करेंगी, जैसे हमने 25 लाख का एग्जांपल दिया, तो वो ऐसा नहीं कि 25 लाख से सीधा 2.5 करोड़ का बिड करेंगी, उस बिड को इंक्रीज करने के भी रूल्स हैं कि फॉर एग्जांपल 25 लाख से अगला बिड होगा 33 लाख, अगला बिड होगा 45 लाख, 10-10 लाख रुपए से बिड को इंक्रीज किया जाएगा। तो इसी तरह के टर्म्स एंड कंडीशन सारे नोएडा अथॉरिटी या इनफैक्ट कहीं पे भी ई ऑक्शन जहां होता है वहां पे इस तरह के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। अब जो ये कमर्शियल प्लॉट की स्कीम आई थी जिसके अंडर ये दोनों प्लॉट्स थे, सेक्टर 94 और सेक्टर 72 वाला, तो इसकी एप्लीकेशन की डेट रखी गई थी 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022, यानी कि इस एक महीने के दौरान में जो भी इंटरेस्टेड कंपनीज या डेवलपर्स हैं, जो भी लैंड पार्सल जो स्कीम के अंदर आए थे उसमें अप्लाई कर सकते थे। तो उस टाइम पे सेक्टर 72 वाला जो लैंड पार्सल था वो अनसोल्ड गया था, यानी कि किसी ने उसमें बिड नहीं की थी, और उस टाइम M3M ने ऑब्वियसली अप्लाई किया, लेकिन क्योंकि वहां पे 3, जैसा मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि 3 बिडर्स अगर एक लैंड के लिए बिड नहीं कर रहे हैं तो नोएडा अथॉरिटी एप्लीकेशन का टाइम एक्सटेंड कर सकती है। तो सेक्टर 94 वाले लैंड पार्सल की ई ऑक्शन में 2 बार रोल ओवर लिया गया था, यानी कि 2 बार एप्लीकेशन का टाइम एक्सटेंड किया गया था। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, जहां इतनी तेजी है, प्रोजेक्ट प्री लॉन्च पे सोल्ड आउट हो रहे हैं, तो क्यों ऐसा था कि लैंड पार्सल अथॉरिटी सेल कर रही थी और मल्टीपल बिडर्स नहीं आ रहे थे? इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उस दौरान सेक्टर 72 वाला लैंड पार्सल जहां M3M लाइन है वो अनसोल्ड गया लैंड। सेक्टर 94 में 2 बार रोल ओवर होने के बाद, यानी कि टाइम एक्सटेंड करने के बाद भी M3M वाज द ओनली डेवलपर जिसने बिडिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक रिजर्व प्राइस रखा गया था उस लैंड पार्सल का उस दौरान, और प्राइस का जो इंक्रीज करना, यानी कि जो बिड को इंक्रीज करने का प्रोसेस था वो 5-5 लाख रुपए से ही बिड को इंक्रीज किया जाना था। तो ऑब्वियसली अगर कोई अकेला ही डेवलपर है जो उस लैंड के लिए बिड कर रहा है, तो रिजर्व प्राइस से उसने 5 लाख रुपए ऊपर में बिड किया, उसको लैंड अलॉट हो गया। अब उसको किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि वो उस जमीन के अगेंस्ट में मान लो 5 करोड़ रुपए एडिशनल दे, जिसके अगेंस्ट कोई कॉम्पिटिटिव कोई डेवलपर ने बिड ही नहीं किया हुआ। अब क्योंकि M3M का कोई कंपटीशन में उस टाइम डेवलपर नहीं था, तो रिजर्व प्राइस प्लस 5 लाख रुपए में उसको जमीन मिल गई। इट इज लाइक के कोई इलेक्शन लड़ रहा है MP बनने का किसी भी स्टेट में, आप मान लो, तो या MLA का एग्जाम्पल ले लेते हैं इस टाइम। तो MLA का इलेक्शन कोई लड़ रहा है कैंडिडेट, और कोई कंपटीशन में दूसरी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, तो वो क्यों ही चुनाव प्रचार में पैसे खर्च करेगा? तो इस केस में क्यों ही वो बिड से रिजर्व प्राइस में हाई बिड करेगा? जो मिनिमम जितना अलाउड है 5 लाख रुपए, उतना हाई बिड किया उसने, कोई दूसरा था ही नहीं, तो उसको जमीन मिल गई। उसके बाद एक और स्कीम आई नोएडा अथॉरिटी की, जो लैंड पार्सल्स रह गए होंगे, शायद कुछ ऐड भी किए होंगे, जनवरी या फरवरी 2023 में। उस दौरान M3M लाइन सेक्टर 72 वाले लैंड पार्सल में M3M ने बिड किया। उसके अलावा एक बिल्डर और थे जिन्होंने बिड किया था, लेकिन सेकंड जो डेवलपर थे उनकी बिड को डिस्क्वालीफाई इसलिए किया गया अथॉरिटी के थ्रू क्योंकि उनका कहीं और पे ड्यूज पेंडिंग था। तो इसलिए M3M इस केस में भी अकेला बिडर रहा, और उन्होंने रिजर्व प्राइस प्लस 5 लाख रुपए में उनको ये 72 वाली जमीन भी मिल गई। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बोला कि इतनी तेजी की मार्केट में क्यों डेवलपर्स ने यहाँ पे बिडिंग, मल्टीपल डेवलपर्स क्यों नहीं आए, उसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब अगर यही एग्जैक्ट स्टोरी है, जो चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, जो हम पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। आई एम श्योर तभी इनको ये लैंड अलॉट किया गया होगा। इन्होंने लैंड अलॉटमेंट के बाद पेमेंट भी की होगी, रेरा अप्लाई भी किया होगा, रेरा रिसीव भी हुआ, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करी, उन्होंने प्रोजेक्ट सेल भी करना स्टार्ट किया, हजारों लोगों ने इसमें प्रॉपर्टीज भी खरीदी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि ये दोनों प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने लैंड यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं किया, इन्होंने पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, कंस्ट्रक्शन नहीं, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट का जो इन्होंने डेडलाइन बताया उसको क्रॉस नहीं किया है। तो रेरा मिलना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है ना। हम यही बोलते हैं ना कि आप यूपी रेरा
का कोई प्रोजेक्ट अगर रजिस्टर्ड है तो वो रेरा की जिम्मेदारी रही होगी कि उन्होंने सारे चेकलिस्ट को फॉलो किया, डेवलपर ने या नहीं किया। अब आते हैं उस आर्टिकल के सेकंड पॉइंट की, जो मेंशन्ड है कि इनकी जो इंडिविजुअल सब्सिडरी कंपनीज हैं, लैविश बिलमार्ट एंड स्काईलाइन प्रॉपकॉन, की इनका अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है कि इनको लैंड अलॉट किया जा सके। तो इन्होंने ऑब्वियसली, अगर ये 100% सब्सिडरी ओन्ड बाय M3M है तो उन्होंने एक्सपीरियंस अपनी पेरेंट कंपनी का लगाया होगा। जैसे टाटा सन्स एक कंपनी है, उनके अंडर मल्टीपल कंपनीज हैं, तो इस तरीके से तो होता ही है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं नोएडा में भी, गुड़गांव में भी, जो पेरेंट कंपनी के नाम पे नहीं, उनकी सब्सिडरी कंपनीज के नाम पे लैंड अलॉटेड है, सब्सिडरी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। और इनफैक्ट रियल एस्टेट में नहीं, हर तरह के बिजनेस में पेरेंट कंपनीज हैं, उनकी सिस्टर कंसर्न है, उनकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं अलग अलग चीज़ों को। वैसे कंस्ट्रक्शन दोनों साइट्स पे चल रही है, साइट कोई सील नहीं हुई है, M3M का ऑफिस बंद नहीं है, उनका बैक एंड, उनका सेल्स, सब चीज़ ऑपरेशनल है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इनके लैंड का अलॉटमेंट ऑलमोस्ट साल 1.5 साल पहले हुआ है। उसके बाद इन्होंने, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इन्होंने रेरा अप्लाई किया होगा, इनको रेरा रिसीव हुआ होगा, इन्होंने प्रोजेक्ट को मार्केट करना, सेल करना, कंस्ट्रक्शन करना, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। और अब तो सबसे बड़ा स्टेक M3M या किसी गवर्नमेंट का या अथॉरिटी का नहीं है, अब तो हजारों लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया इन प्रोजेक्ट्स में, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होंगे। और ये नॉन कॉम्पिटिटिवनेस में जमीन का मिलना, ये ऐसा M3M का अकेला केस नहीं है। अभी रिसेंट टाइम्स में ही 7-8 ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे पूर्वांचल का सेक्टर 94 वाला प्रोजेक्ट, डैशनेक के 2 लैंड पार्सल सेक्टर 72 में ही, और भी इनका एक लैंड पार्सल है। गोदरेज का लैंड पार्सल सेंट्रल मार्केट 120 सेक्टर 120 में जो एक प्रोजेक्ट है, वो वाला लैंड पार्सल। इनफैक्ट आइकिया और डी-मार्ट को जो लैंड पार्सल दिए गए हैं, अब आइकिया तो कोई डेवलपर नहीं है, वो तो अपना रिटेल एक स्टोर बना रहे हैं। ये सारे लैंड पार्सल्स रिसेंटली के जो थे वो नॉन कॉम्पिटिटिव यानी कि सिमिलर केस के थे कि मल्टीपल बिडर्स नहीं थे। जो रिजर्व प्राइस था लैंड का, उसी प्राइस में या फिर 5 लाख रुपए ऊपर में लैंड अलॉटमेंट्स हुए हैं, जिसमें गोदरेज या एक्सपीरियन का आपने एग्जांपल दिया, पूर्वांचल का एग्जांपल दिया, डैशनेक का एग्जांपल दिया, आइकिया और डी-मार्ट जैसी कंपनीज का भी एग्जांपल दिया। अब ये सारे लैंड पार्सल अगर रिजर्व प्राइस और 5 लाख रुपए ऊपर में मिले हैं, तो क्या ये सारे नॉन कॉम्पिटिटिव थे? क्या इन सबका लैंड अलॉटमेंट इस रीजन की वजह से कैंसिल हो जाना चाहिए? सो फाइनली अब हम मैसेज देना चाहेंगे पहले बायर्स को कि आप पेशेंस रखें। मुझे नहीं लगता प्रोजेक्ट की इस स्टेज पे आने के बाद इन रीजंस की वजह से लैंड अलॉटमेंट कैंसिल ही हो जाए सीधा। ये प्रॉब्लम जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, इनका लैंड अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, जिसका चांसेस आप मान के चलें कि ना बराबर है, अगर ऐसा होता भी है तो हम उसका भी वे आउट निकाल लेंगे, लेकिन वो स्टेज हम वर्स्ट टू वर्स्ट सोच रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इन रीजन की वजह से लैंड अलॉटमेंट कैंसिल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस स्टेज में आने के बाद, जब इतने लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, कंस्ट्रक्शन एक अपने स्टेज में आ चुकी है, इस स्टेज में आने के बाद अलॉटमेंट के 1.5 साल बाद, 1 साल बाद लैंड अलॉटमेंट मुझे नहीं लगता कि कैंसिल होगा। लेकिन क्लियर उस आर्टिकल में तो एग्जैक्टली वर्ड यही लिखा है कि लैंड अलॉटमेंट कैंसिल यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो ये चीज पढ़ने में जरूर एक प्रॉब्लमैटिक लगता है। अब हम मैसेज देना चाहेंगे पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल बायर्स को, जो प्लान कर रहे थे खरीदने का, या जिन्होंने रिसेंटली अभी M3M के इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कोई टोकन अमाउंट दिया है, अभी उन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया है, वो स्टेज पे नहीं किया आए हैं, तो उन लोगों को मैं बोलूंगा कि आप वेट करें, थोड़ा आप भी पेशेंस रखें, थोड़ा चीजों को सॉल्व होने दें, एक क्लैरिटी आने दें, तब अपना डिसीजन आप माइंड मेकअप करें। अब मैं मैसेज देना चाहूंगा M3M ग्रुप को कि आपको ये सोचना है कि आपके साथ ऐसा ये दूसरा या तीसरी बार इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक करें। आई सजेस्ट यू फॉर टाइम बीइंग टू स्टॉप फोकसिंग ऑन सेल्स एंड फोकस मोर ऑन कंस्ट्रक्शन, सो दैट कि आप जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं कस्टमर्स आपके प्रोजेक्ट्स में, उनको कंस्ट्रक्शन का आप स्पीड दिखाएं अपना, प्लस अपने डॉक्यूमेंटेशन आप हर तरीके से क्लियर करें, ठीक करें कि आपके ऊपर कोई किसी भी तरह की उंगली ना उठा पाए। लेफ्ट टू राइट अगर कोई इशू नहीं है तो अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है डॉक्यूमेंटेशन में तो उनको एज सून एज पॉसिबल फोकस टू गेट दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स क्लियर्ड। आने वाला टाइम गवर्नमेंट की तरफ से और बेहतर होगा और क्लैरिटी होगी बायर्स के लिए, और डेवलपर्स के लिए आने वाला टाइम और स्ट्रिक्ट होगा, जो एग्जैक्टली होना भी चाहिए। टेक योर टाइम, आप अपनी हर तरह की दिक्कतों को पहले सॉल्व करें,
आई एम श्योर M3M एज अ ग्रुप हैज बेस्ट ऑफ लॉयर्स, बेस्ट ऑफ अकाउंटेंट्स, बेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स, बेस्ट ऑफ द लाइजनर्स, बट फिर भी जो कमी पेशी डॉक्यूमेंटेशन में रह रही हैं अगर आपकी तरफ से, तो उनको प्रायोरिटाइज करें। ऑब्वियसली आप कर ही रहे हैं, लेकिन उनको और प्रायोरिटाइज करें कि आप पहले इन चीजों को सॉर्ट करें रादर देन एनीथिंग एल्स। आपकी तरफ से एक ऑफिशियल मेल जाए कस्टमर्स को जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं आफ्टर आप इसको सॉल्व करने के बाद। इनफैक्ट कोई मीडिया स्टेटमेंट अगर आप दे सकें कि एग्जैक्टली ये इशू था, ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। लेकिन एट द एंड क्या है कि बिजनेसमैन ना, ये M3M को मैसेज नहीं, अलग से मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेसमैन ना इन चीज़ों में थोड़ा अवॉइड करते हैं पढ़ना, क्योंकि वो अपना काम करने आए, उनके पास ना तो वो क्षमता है ना वो समय उनके पास है कि वो क्राई बेबी की तरह ये बताएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम जो ये इसका गलत तरीके से हुआ है या इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। तो बिजनेसमैन इन चीज़ों को अवॉइड करता है, वो अपना काम पे फोकस करना चाहता है, लेफ्ट राइट की चीज़ें वो अवॉइड ही करना चाहता है। लेकिन स्टिल जिस भी तरीके से आप कंफर्ट दे पाए बायर्स को, पोटेंशियल बायर्स को, वो आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। और अब लास्टली मैं मैसेज देना चाहूँगा अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, कि आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू गिव यू द आइडियाज, बट एक सक्सेसफुल बिड के पीछे, एक कंपनी किसी दूसरी स्टेट से अगर आपकी स्टेट में आके इन्वेस्ट कर रही है हजारों करोड़, उनकी वजह से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कितने लोग को रोजगार मिल रहा है, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक पूरा इकोसिस्टम एक डेवलपर के आने की वजह से एक स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जो माहौल है यूपी स्टेट में, मल्टीपल कंपनीज आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता, गवर्नमेंट को भी ऑलरेडी पता ही है कि वो इस स्पीड को, इस पेस को रोकना नहीं चाहेंगे। लेकिन एक सक्सेसफुल अगर कोई डेवलपर बाहर से आके नोएडा में लैंड लेके उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर ले, तो 20 और आएंगे अभी उसको देख के। अभी ऐसा माहौल है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस के कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब आर इन्वेस्टिंग इन यूपी, स्पेसिफिकली इन नोएडा। अगर उनको ऐसा माहौल दिखेगा या उनको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट दिखेगा, तो M3M की वजह से या कोई प्रॉब्लम आने की वजह से जो 25 लोग देख रहे थे अभी आने की, वो सारे लोग भी यू टर्न ले लेंगे। और अगर ये सब्सिडरीज वाला इशू है तो आप इसको हमेशा के लिए खत्म ही कर दें। आप लैंड अलॉटमेंट पेरेंट कंपनी को ही दें, उसके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज पे ही दें, सब्सिडरीज को आप बिल्कुल ही देना बंद कर दें। सो वी होप कि इन नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज और मे बी 2 वीक्स दिस शुड गेट सॉल्व। बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज में आने के बाद लैंड अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है। बहुत लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे इन दोनों प्रोजेक्ट्स में खरीदा हुआ है। और मैंने आपको वीडियो के बीच में आपको बोला था कि क्यों बिड लैंड पार्सल की एक डेवलपर ही कर रहा है, क्यों मल्टीपल डेवलपर्स लैंड पार्सल पे बिड नहीं कर रहे हैं। इसके थोड़े से रीजंस के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ के डेवलपर्स हैं, हर किसी के पास, तो आप ये पहले मान के चलें, जो नोएडा की प्राइमरली ऑपरेट करते थे रियल एस्टेट ट्रेडिशनली, अभी तक पिछले आप 15 साल का देखेंगे अगर, तो हर किसी के पास तो उतने पैसे ही नहीं है कि वो जमीन का पैसा एक साथ दे सके। बाकी धीरे धीरे बाकी स्टेट से नई कंपनीज तो आ ही रही हैं रेगुलरली, बिल्डा आ रहा है। जैसे अभी M3M आया, अभी गोदरेज तो काफी अच्छे तरीके से अब नोएडा में अपने मल्टीपल लैंड पार्सल, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर ही रहा है। रिसेंटली एक्सपीरियन आया, तो अभी आप अच्छे सक्सेस इनको मिलेगा तो और कंपनीज अभी आएंगी। दूसरा एक और रीजन ये भी है ना कि जो डेवलपर के ऑलरेडी नोएडा में प्रोजेक्ट्स हैं, वो नए में तो पार्टिसिपेट तब करेंगे ना जब उनका ओवरड्यू किसी दूसरे लैंड पार्सल का, किसी दूसरे प्रोजेक्ट का ना हो, या किसी कम एक्सपीरियंस के डेवलपर को नोएडा अथॉरिटी ही अलाउ ना कर रही हो कि वो प्रोजेक्ट को अपना लॉन्च कर सके, या किसी डेवलपर को शायद ये लग रहा हो कि इस रेट में जमीन को लेके प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि एक लैंड पार्सल पे मल्टीपल बिडर्स नहीं आए अभी, जो लास्ट के हमने एग्जांपल्स लिए। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे और कंपनीज आएंगी, जैसे जैसे और डेवलपर्स बाहर के आएंगे, तो ये सिचुएशन भी और बेटर होगी। सो आई होप ये इशू जल्दी सॉल्व हो जाए। नोएडा अथॉरिटी अपना काम बेहतर तरीके से कर ही रही है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट तो अपने काम को बेहतर तरीके से कर ही रही होगी। अगर M3M में कुछ कमी पेशी है तो उसको ठीक करें, नहीं है तो ये चीज़ जल्दी रिवोक हो। और लास्टली मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में जिन लोगों ने M3M में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपने किया है M3M में इन्वेस्ट, या आप करने की सोच रहे थे, या फिर आपको इंटरेस्ट था, आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेके, आप अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको मिला होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। वील सी यू नेक्स्ट टाइम।